इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों होता है इसका नाम? पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, ए वेक्टर क्रॉस पढ़ते हैं इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए डॉट मॉड बी डॉट साइन थीटा डॉट एन कैप। यहाँ पे थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector and found using right hand thumb rule। right hand thumb rule। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है? देखना, मान लिया मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। मान लिया ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मान लिया बी वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर अगर टेल टू टेल ज्वाइन किया है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें करना क्या है? फिगर में हमें पहले अपनी फिंगर्स को, अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेट करना है, अपनी पाम को इस तरह से स्ट्रेट करना है कि मान लिया अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो मेरा पाम ऐसे होना चाहिए कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन होगा। ठीक है, फिर मान लिया ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन है, फिर मान लिया ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मैं फिंगर्स को टर्न करूँगा ऐसे। ए वेक्टर की तरफ पहले फिंगर्स को पॉइंट कर लिया, फिर बी वेक्टर ढूंढा किधर है, मान लिया बी वेक्टर यहाँ पे है, तो बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को ऐसे पॉइंट किया। तो ऐसे करने पे अब मेरा जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो राइट हैंड रूल से आया। तो वो जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी नोन एज एन कैप का डायरेक्शन। ठीक है, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप हो जाएगा। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर में एन कैप का डायरेक्शन किधर आएगा? अपवर्ड द प्लेन। अपवर्ड दिखाने के लिए मैं आउटसाइड द प्लेन मैंने डॉट यूज़ किया। अगर मुझे इनवर्ड दिखाना होता तो मैं इसे क्रॉस यूज़ करता। ठीक है, तो आउटवर्ड दिखाने के लिए ये एन कैप का डायरेक्शन है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है और ये एन कैप का डायरेक्शन है आउटवर्ड्स दिस प्लेन। ठीक है, इस प्लेन के आउटवर्ड्स इस तरीके से। तो ये एन कैप आया क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस लोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का नाम इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया। ये ए बी साइन थीटा इतना पार्ट जो है ये तो स्केलर है, और एन कैप एक वेक्टर है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा जो वैल्यू आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आया। ठीक है, इसीलिए इसका डायरेक्शन आया। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा एक ऐसा वेक्टर आएगा जो एन कैप की डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि आप सोचो कि अगर अंगूठे की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ए से बी फिंगर्स को ए से बी ले जाके अंगूठे की डायरेक्शन देख रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर पॉइंटेड है और जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर पॉइंटेड है वो दोनों की ही डायरेक्शन एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होएगी। आप सोच पाएंगे ये बात, है ना? तो अगर ये वाली बात समझ में आ गई आपको, तो आप ये बात समझिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ से मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो वो कैसे निकाल सकता हूँ? वो सिंपली एन कैप को हटा दो, बाकी जो पार्ट बचेगा, ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या फिर आप इसको सीधा सीधा ए बी साइन थीटा भी
लिख सकते हो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए क्रॉस बी का। कोई बच्चा ये गलती ना करे कि इसी को ए क्रॉस बी बोल रहा है, दिस इज़ नॉट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये तो एक स्केलर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। बराबर करना है तो यहाँ पे एक एन वेक्टर और लगाना पड़ेगा ए बी साइन थीटा के साथ, ठीक है। तो इसको ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बोलना है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलना है। सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपको बोला जाए कि इफ़ मॉड ए बराबर 5 एंड मॉड बी बराबर 7 एंड थीटा बराबर 30 डिग्री, देन फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं आप, ए क्रॉस बी नहीं डायरेक्टली आ सकता, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। एन कैप नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वैल्यू आएगा 5 इंटू 7 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो आंसर आएगा 35/2 यूनिट्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इस तरीके से अब इसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आपस में बराबर नहीं होते, बल्कि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि क्योंकि इसमें साइन थीटा आ रहा है तो यदि मैं ए क्रॉस ए लूँगा तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस लोगे तो वो वैल्यू कितना आएगा, ए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री तो ज़ीरो होता है, इसलिए ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा अगर दोनों सेम वेक्टर हैं। तो इसी लाइन पे चलते हुए हम ये बोल सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस लेने पे हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। फिर आप करके देखना, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस करके देखना, आपको के कैप मिलेगा, ठीक है। जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस करके देखना, आपको आई कैप मिलेगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में भी ले सकते हैं, आई कैप जे कैप, ठीक है, के कैप, फिर के कैप से वापस आई कैप, ठीक है। मतलब अगर आई का जे के साथ लिया तो के आएगा, ठीक है। आई का आपने जे के साथ लिया, इसी ऑर्डर में क्लॉकवाइज में चलते रहे तो फिर के आएगा। जे का के साथ ले लिया तो आई आ जाएगा, के का अगर आई के साथ लिया तो जे आ जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने फिर से बोला कि के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये सेम ही ऑर्डर में चला जिसमें मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है। फिगर को एक बार थोड़ा और बना देता हूँ साफ करके, ये के कैप है ऐसे, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब ठीक है। अच्छा, तो के कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू हो जाएगा जे कैप। अच्छा, यहाँ से अगर मैंने बोला कि इस साइक्लिक ऑर्डर को रिवर्स करूँ, अगर मैं आई के बाद जे की बजाय जे के बाद आई ले लूँ तो फिर मेरा आंसर माइनस के कैप आएगा। साइक्लिक ऑर्डर अगर मैं रिवर्स करूँ, जे के बाद के लेने की बजाय अगर मैं जे के बाद आई ले लूँ तो मेरा आंसर, सॉरी वो तो मैंने लिख दिया पहले, है ना। फिर अगर मैं जे के बाद के लेने की बजाय के बाद जे ले लूँ, के क्रॉस जे कर दूँ तो आंसर आएगा माइनस आई कैप। सिमिलरली अगर मैं आई क्रॉस के कर दूँ तो भी आंसर आएगा माइनस जे कैप, ठीक है।
ये वाली बात आप याद कर सकते हो, आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला में आई कैप जे कैप का वैल्यू, उनके बीच का एंगल डाल के और एन कैप सोच के आंसर करने की कोशिश करें। तो एन कैप बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो तो आप सोचें कि आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, आई, ठीक है, आई का मॉड डॉट जे का मॉड डॉट साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आई क्रॉस जे वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड जे साइन 90 डॉट एन कैप। अब आप सोचो आई और जे, ठीक है, आई क्रॉस जे करने पे, आई क्रॉस जे मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाओगे तो अंगूठे की डायरेक्शन में तो जेड ही होता है ना, तो जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो यहाँ पे एन कैप की जगह पे आप के कैप डाल सकते हो ना। तो आपका आंसर क्या आया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट में आया के कैप। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, के कैप ही आ गया अपने पास। इस तरीके से तो आंसर अपने आप सही आएगा। आई होप यहाँ तक की बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। 2 प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रॉपर्टी 3। अगर आपके पास लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको लिख सकते हो आप ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला आई क्रॉस जे प्लस के, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के। ठीक है, यानी आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप। तो आपका आंसर आ गया माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी नंबर 4। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान देना ज़रा। अगर मुझे ए वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप की टर्म्स में दिया गया हो और बी वेक्टर भी मुझे आई कैप जे कैप एंड के कैप की टर्म्स में दिया जाए, तो मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, उसके लिए आप एक डिटरमिनेंट बनाएं। ठीक है, उस डिटरमिनेंट में पहले ए वेक्टर फर्स्ट रो में, डिटरमिनेंट अगर आप सबको पता है तो ही मैं बात करूँगा, 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट बनाएं। ठीक है, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 3, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 होने चाहिए। ठीक है, तो पहली रो यानी ये, अगर मान लिया ये एक 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट है तो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, इसको रो 1, इसको रो 2, इसको रो 3 बोलते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें बोलते हैं 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट है, इसके अंदर 9 एंट्रीज़ होती हैं टोटल। ठीक है, मतलब 9 वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज होके। अच्छा, सबसे पहले ए के जो कंपोनेंट है, जैसे आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उनको बोलेंगे ए के कंपोनेंट्स। तो तीनों कंपोनेंट्स को 1 बाई 1 लिखेंगे। जैसे आई कैप का कोफिशिएंट है 1, फिर जे कैप का कोफिशिएंट है 1, के कैप का कोफिशिएंट है 2। सिमिलरली फिर सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे रो 2 में, अच्छा नहीं, गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रो 1 में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और रो 2 में ए के कंपोनेंट्स यानी आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट है, यानी आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 2। तो ये 1 बाई 1 यहाँ डाल देंगे, 1 1 2 तीनों डाल दिए। फिर ये तो फर्स्ट वाले वेक्टर के डालने हैं, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, फिर फर्स्ट वाले वेक्टर के कंपोनेंट, फिर जो सेकंड वाला क्रॉस के बाद जो आया बी वेक्टर उसके कंपोनेंट। तो इसके कंपोनेंट 2 1 -1, यहाँ से डाल दिया 2 1 -1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, सॉल्व द डिटरमिनेंट।
ठीक है। तो जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ आई के टर्म्स में प्लस कुछ ना कुछ जे के टर्म्स में प्लस के टर्म्स में, इस तरीके से, ठीक है। तो आई कैप समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगा और वही आपका रिक्वायर्ड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने पूरा करा क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो है लेंथी मेथड, ये तो एक कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को सीधा सीधा लिख लो। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स एक बार पीछे से देख लिए क्या है, 1 1 2, तो यहाँ पे लिख लिए 1 1 2। फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स उसी के जस्ट नीचे लिख लिए 2 1 -2। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 2 1 -2, यही है ना, एक सेकेंड, 2 1 -1 सॉरी, ये लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो ए का पहला कंपोनेंट है उसको एक बार और यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार और लिख लिया 1। सिमिलरली फिर बी का जो पहला कंपोनेंट है उसको भी एक बार और लिख लिया उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 4 4 बन गए, ठीक है। अब ये सोचना, ये जो पहली रो थी, ये पहली रो ये आई कैप वाली रो थी, ये आई कैप वाली रो थी, दूसरी जे कैप वाली थी, तीसरी के कैप वाली थी और चौथी फिर से आई कैप वाली आई थी, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो ऐसे आई कैप, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आई कैप वाली जो रो है उसको छोड़ दो। आई कैप वाली रो मतलब इस वाली रो को छोड़ दिया, ठीक है, और इस वाली रो को भी छोड़ दिया। अभी आपके पास ये दोनों रो बची, जे कैप और के कैप वाली। तो इसमें क्या करो, पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। 1 डॉट -1 कितना आया, -1, उसको यहाँ लिखो, फिर एक माइनस लगाओ, उसके बाद 2 × 1, ये हो जाएगा 2। ये आई कैप का कोफिशिएंट डायरेक्टली आ गया अपने पास, ठीक है। ये तो आई कैप का कोफिशिएंट आ गया। फिर अगले स्टेप में जे कैप का कोफिशिएंट, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। जे कैप का कोफिशिएंट कैसे आएगा, अब जे कैप का कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको के और आई की रो चाहिए, तो आप जे कैप वाली रो को छोड़ दें, ठीक है। ऑर्डर में वही साइक्लिक ऑर्डर नहीं छोड़ना, आई के बाद जे, जे के बाद के, फिर के बाद फिर से आई, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं छोड़ना। तो अब जे के बाद आपको के और आई एक साथ इसी ऑर्डर में चाहिए, तो के बाद आई आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप बस ये दोनों रो यूज़ करो, पीछे की छोड़ दो। उसको आगे लिखने का लॉजिक ये था, इनको छोड़ दो। अब जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जे कैप का कोफिशिएंट आएगा 2 × 2, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये जे कैप लगा दिया यहाँ पे, 2 × 2 कितना हो गया 4, फिर एक माइनस लगाया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो -1 अपने आप आया, तो जो -1 आया और एक माइनस ऑलरेडी है तो दोनों मिलके +1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये ओवरऑल ये पूरा प्लस का आ गया तो यहाँ पे भी एक प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर ये माइनस का आ देता तो बाहर एक माइनस लगा देते, ठीक है। फिर से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, मिटा देते हैं इसको। अब देखना, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट पता करना है, के कैप का कोफिशिएंट पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऑर्डर में आई के बाद जे चाहिए, ठीक है। मुझे ऑर्डर में आई के बाद जे चाहिए, तो आई के बाद जे चाहिए तो मेरे पास इनको छोड़ देता हूँ, ठीक है, इनको छोड़ देता हूँ, बाकी मेरे पास है, ठीक है। आई के बाद जे मिल गया मेरे को यहाँ पे, तो मैं पहले क्या करूँगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा 1, फिर माइनस लगाया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब इसको वापस से मिटा दिया,
इसका तो कोई काम है नहीं है, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट आया यही हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो आएगा क्या, तो वैल्यू आएगा -3 i कैप +5 j कैप -k कैप, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए। मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है i कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप +k कैप, ये दिया हुआ। तो आपसे पूछा गया है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप कैसे निकालोगे, फिर वही बात, सबसे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लो, 1 -2 3, फिर आई कैप वाला कंपोनेंट एक बार दोबारा लिख लो 1, फिर बी कैप के कंपोनेंट लिख लो। अगर जो ए क्रॉस बी पूछा है तो पहले ए लिखना है बाद में बी लिखना है, अगर बी क्रॉस ए पूछा होता तो पहले बी लिखते बाद में ए लिखते, ठीक है। तो फिर बी के कंपोनेंट क्या है, इसमें जे कैप का कोफिशिएंट गायब है, ध्यान देना। तो अगर जे कैप का कोफिशिएंट गायब है बी वेक्टर में तो उसको आप इसको 0 जे कैप +k कैप ऐसे ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 0 1 2, इस तरह से, ठीक है। एक बार आई कैप वाले दोबारा से रिपीट कर दिए, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि कौन सी रो आई कैप वाली है, पहली रो आई कैप वाली, दूसरी जे वाली, तीसरी के वाली, चौथी वाली वापस आई वाली, ठीक है। तो ये सारी रोज़ हैं। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे आई कैप का कोफिशिएंट चाहिए। तो आई कैप का कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे जे और के ऑर्डर में चाहिए, जे और के सीक्वेंस में चाहिए। तो मैं इतने पार्ट को यूज़ करूँगा, बस बाकियों को भूल जाऊँगा। तो मेरे पास आएगा -2 -3 × 0 0, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया, फिर ब्रैकेट जे कैप का कोफिशिएंट। इसको एक बार के लिए साफ़ कर दिया, क्योंकि ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन मन में ही करोगे आप, ठीक है। तो बार बार मिटाने और लिखने की नौबत नहीं आएगी। तो आपको जे लाना है तो के और आई ऑर्डर में चाहिए, तो के के बाद आई यहाँ पे आ रहा है, तो इसको याद रखो, बाकी सारा भूल जाओ। 3 × 2 6 -1, ठीक है। फिर प्लस, फिर इनको मिटा दिया, साफ़ कर दिया, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अच्छा, फिर मुझे के कैप का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कैसे आएगा, मुझे ऑर्डर में क्या क्या चाहिए, मुझे ऑर्डर में आई और जे चाहिए। तो ये पहले दो से मिल गया आई और जे ऑर्डर में। तो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा 1 × 0, यहाँ पे आया 0, -4, माइनस का एक माइनस तो ऑलरेडी आया, फिर उसके बाद 2 × -2 -4 आया, तो माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या वैल्यू आया, हमारे पास आया -2 आई कैप +5 जे कैप +4 के कैप। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक दो सवाल आगे और भी करेंगे, एक बार के लिए ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इतना पार्ट। ठीक है, तो इस बात को समराइज़ कर लेते हैं। अभी जो हमने एक दो बातें बोली आखिर में, इन दोनों बातों को समराइज़ कर लेते हैं। क्या बोला हमने, ठीक है। तो इन दोनों बातों को समराइज़ कर लेते हैं, जो अभी हमने पीछे दो बातें बोली। क्या बोला हमने, हमने बेसिकली एक बात तो ये बोली कि इफ़ ये वेक्टर बराबर, इसके कंपोनेंट्स को मैं एक बार के लिए A1 आई कैप, A2 जे कैप +A3 के कैप बोल रहा हूँ, एंड बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप +B2 जे कैप +B3 के कैप। मान लिया ये कोई वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो तो मैं उसको लिख कैसे सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ आई कैप
जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। ठीक है, अच्छा, एंड अगर मुझे B क्रॉस A निकालना हो तो फिर मैं उसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप B1 B2 B3 A1 A2 A3, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरे को निकालना सिखाया गया है। ठीक है, आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा A2 B3 प्लस A3 B2 आई कैप। ठीक है, आपको अगर ये वाला वैल्यू भी निकालना नहीं आता है तो मैंने एक जगह बताया है बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देखें जहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देखें, यहाँ बीच में नहीं बता रहा मैं। ठीक है, ऐसे करके ये वाला वैल्यू आएगा प्लस A3 B1 प्लस A1 B3 सॉरी माइनस A1 B3 जे कैप। अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप, ये वैल्यू आता है इसका। ठीक है, ये कैसे आता है ये वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, बट मैंने तो ये मेथड आपको अप्लाई करने से ही मना किया है। ठीक है, तो आप वैल्यू आता हो चाहे आपको नहीं आता हो निकालना डिटर्मिनेंट का, इसका तो यहाँ पे काम ही नहीं है। तो हम तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि आप पहले A1 लिखो, फिर A2 लिखो, फिर A3 लिखो, फिर A1 लिखो, फिर B1 B2 B3 B1। ठीक है, वापस से B1 लिखो यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा, अगर आपको आई कैप चाहिए तो आपका आंसर होएगा सीधा सीधा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका A2 B3। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो जाएगा। थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूँ, B2 माइनस A2 B3 आई कैप प्लस, फिर जे कैप का कोफिशिएंट चाहिए तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3 जे कैप प्लस के कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप, इस तरीके से। तो ये आपका A क्रॉस B आ गया। इसी तरह से B क्रॉस A निकाल सकते हो आप बिल्कुल सेम तरीके से। आप मैच कर लो क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रही है क्या। ठीक है, आप देखोगे कि ये मैच कर जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा ये शॉर्टकट अप्लाई करें जब भी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 3A वेक्टर प्लस क्रॉस 4B वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो 12 टाइम्स A क्रॉस B वेक्टर। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉट प्रोडक्ट में किया था, यानी अगर कोई बच्चा इसको 6A क्रॉस 12B वेक्टर लिख देगा तो भी सही है। कोई बच्चा इसको 6A वेक्टर क्रॉस 2B वेक्टर लिख देगा तो भी सही है। कोई बच्चा इसको 12A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख देगा तो भी सही है। सारी बातें सही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब स्केलर्स को आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मतलब यहीं से आप ये बोल सकते हो कि 3A वेक्टर क्रॉस 4B वेक्टर, अगर इसका मॉड निकालना हो तो मैं उसको सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ 12 टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B। एक ही बात है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
बस ऐसी ये वाली बात एडिशनल ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। एंगल निकालने की जब भी बात की जाएगी तो अपने जनरली डॉट प्रोडक्ट की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो हमेशा हमारे काम आएंगे, जो आपको कीप इन माइंड रखने, हमेशा कीप इन माइंड जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो पहला आया डॉट प्रोडक्ट, जब भी डॉट प्रोडक्ट नहीं, जब भी आपसे एंगल पूछा जाए तो थिंक अबाउट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यदि आपको आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आई जे के की फॉर्म में नहीं दिया गया तो थिंक अबाउट फाइंडिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यूजिंग आइडेंटिटी, जो आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, मॉड ए प्लस बी वाला, आइडेंटिटी ऑफ मॉड ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी के बारे में सोचे जब भी एंगल वेंगल की बात की जाए तो या तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में हो तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल के, ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लो, या फिर इस आइडेंटिटी की हेल्प से पहले ए डॉट बी निकालो और फिर कैलकुलेट करो, ठीक है। दूसरा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं ए का क्रॉस ए के साथ ही लूँगा तो वो हमेशा ही जीरो आएगा, बी का क्रॉस अगर मैं बी के साथ लूँगा तो वो हमेशा ही जीरो आएगा, क्योंकि वो हमेशा ही खुद के तो पैरेलल होगा ही होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली बातें तो दिमाग में रखनी ही रखनी है, बहुत सारी जगह पे हेल्प करेंगी, ठीक है। एक और चौथी चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है। ये तो मोटी मोटी हमेशा दिमाग में, गलती कर दी यहाँ पे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ये वाली बातें हमेशा दिमाग में रखनी ही रखनी, ठीक है। जब भी एंगल वेंगल पूछा गया, डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचा, या फिर अगर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में नहीं दिया गया, सिर्फ मॉडुलस की बात करी गई है क्वेश्चन में, तो फिर आपने सोचा ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के बारे में सोचा, ठीक है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, अगर पैरेलल है तो याद आना चाहिए कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो ये तो मोटी मोटी बातें दिमाग में रखनी है। एक और बात, अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पूछा जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रोजेक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और एंगल नहीं दिया गया, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दिया गया है, तो आप हमेशा किसके बारे में सोचें, प्रोजेक्शन के बारे में सोचें। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है तो आप सोचें ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। तो फिर आप सोचें ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या होता है, ए वेक्टर का बी कैप बी वेक्टर की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन, ठीक है। ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो आप इसके बारे में सोचें, ठीक है। तो अभी तक तो मोटी मोटी यही बातें आपको ध्यान में रखनी है, और एक शॉर्टकट जो मैंने अभी सिखाया है उसको भी याद रखें, ठीक है। शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए जो शॉर्टकट सिखाया है वो। और याद रखिए ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग हैं। जब भी आप ए क्रॉस बी लिखें तो उसमें एन कैप आएगा, और ए क्रॉस बी का अगर मॉड लिखेंगे तो सीधा सीधा ए बी साइन थीटा आएगा, एन कैप नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मॉड ए, मॉड बी और थीटा तीनों दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ मॉड ए क्रॉस बी पूछी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बोलेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। एन कैप नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है खाली, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 3 × 4 × sin 60 डिग्री होता है √3/2, यहाँ से वैल्यू डालेंगे 3 × 4 × √3/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 6√3। पहला सवाल ख़त्म। दूसरा सवाल, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए।
फिर फटाफट वही जो शॉर्टकट सिखाया, ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिए 2 -1 3 2, बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिए, पहला पार्ट सॉल्व करना बेटा ध्यान रखना, बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिए फटाफट 1 2 1 1, ठीक है। अब क्या किया, आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, तो आई कैप का कोफिशिएंट कैसे आएगा, यहाँ से आएगा जे क्रॉस के से, ठीक है। तो 1 और -1 का प्रोडक्ट -1, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 -6 प्लस, फिर जे कैप का कोफिशिएंट कैसे आएगा, के क्रॉस आई से आएगा, तो ये आएगा 3 माइनस ये वाला 2 जे कैप, फिर के कैप का कोफिशिएंट कैसे आएगा, आई क्रॉस जे से आएगा, तो यहाँ से आएगा 2 × 2 4 माइनस -1 × -1 -1, तो एक और माइनस होके प्लस हो जाएगा के कैप। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया फटाफट से, -7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट फटाफट से, बी क्रॉस ए निकालना है, तो पहले बी लिखा फिर ए लिखा, बी के कंपोनेंट 1 2 1 1, ए के कंपोनेंट 2 -1 3 2, ठीक है। तो फिर से आपको आई कैप का कोफिशिएंट चाहिए, तो जे क्रॉस के आएगा, तो यहाँ से 6 माइनस -1, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 2 -3 2 -3 प्लस के कैप का कोफिशिएंट वो कितना आएगा, आई क्रॉस के से आई क्रॉस जे से आएगा, तो ये आ गया पहले तो -1 माइनस फिर 2 और 2 4, ये आ गया। तो आपका आंसर आया देखो 7 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि अगर ये बी क्रॉस ए आया है, ठीक है, और ये ए क्रॉस बी आया ऊपर ये वाला, तो आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, जो कि आपको बताया गया था कि ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखा है तो वो बी डॉट ए के बराबर ही होता है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ख़त्म सवाल, अगला सवाल। अच्छा ये गलत छपा हुआ है, सेम सवाल है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए वेक्टर, यहाँ पे भी आएगा बी वेक्टर, ठीक है, वैसे सही सवाल है। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट दिए हुए हैं 1 -3 3 1, बी वेक्टर के कंपोनेंट दिए हुए हैं 1, जे कैप है नहीं है तो उसको 0 2 1, फिर फटाफट से आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, तो कैसे आएगा, जे क्रॉस के से, ये जे वाली रो है ये के वाली रो है, तो ये आएगा -6 -0 फिर प्लस, फिर जे कैप का कोफिशिएंट निकालना है, वो कैसे आएगा, के क्रॉस आई से, तो के वाली रो और आई वाली रो, पहले के वाली लेनी है बाद में आई वाली, 3 -2 प्लस के कैप का कोफिशिएंट कैसे आएगा, 1 क्रॉस 0 1 × 0 माइनस 1 × 0 हो गया 0 माइनस एक और 1 × -3 -3, तो माइनस माइनस मिलके +3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, ये क्या आया, ए क्रॉस बी आया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू -6 आई कैप +1 जे कैप +3 के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, आप निकालिए, मैं चाहता हूँ कि आप निकालिए, सिमिलरली बी क्रॉस से आप निकाल सकते हैं, और वो पक्का जो आएगा वो 6 आई कैप -जे कैप -3 कैप के बराबर आएगा। आप निकालो एंड वेरीफाई करो, ठीक है, अपनी नोटबुक पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इफ़ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर ए डॉट बी और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो गए देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये ए कट गया, बी कट गया, तो यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ गया। तो अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मतलब डेफिनेटली इसके और भी आंसर हो सकते हैं, बट मैं आपको एक ही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में
ज़्यादा डिफ़िकल्ट आंसर अपने को नहीं देना होता, और मल्टीपल आंसर होते हैं। अगर आप मैथ्स में करोगे तो इसके इन्फिनिट आंसर आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे इसी के आंसर होंगे, ऐसे और बहुत सारे थीटा होंगे जिस पे tan थीटा का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन बिकॉज अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में थीटा का अपने को एक ही वैल्यू देना है, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, तो फिजिक्स में एक ही वैल्यू देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज नॉर्थवर्ड, ठीक है, ईस्टवर्ड, देखो डायरेक्शन का ज्ञान अभी तक तो हो गया होगा, काफ़ी बार बता दिया, वेस्ट और इधर ईस्ट, ठीक है, तो ईस्टवर्ड की तरफ ए है तो ए वेक्टर का डायरेक्शन यानी इधर है, तो ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है। बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो बेटा क्या करो, ए की टेल पे बी को रख दो पहले, तो ये ए वेक्टर हो गया, और बी की टेल पे रख दिया। तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक फिंगर्स को घुमाओ, राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाओ, ए से बी की डायरेक्शन में इस तरह से घुमाओ। अगर फिंगर्स घुमाओगे तो आप देखो अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा आप देखोगे ऊपर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ बोल सकते हो, नॉर्थ साउथ। अगर आप ऐसे देखो ना, मान लिया ये पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं ये वाली बात समझाने के लिए। मान लिया मेरे पास 4 डायरेक्शंस हैं, ध्यान से देखना। मान लिया मैंने बोला एक डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, ठीक है, आगे की तरफ नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये मैंने बना दिया वेस्ट, ठीक है, और इसको बना दिया ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो हमने क्या किया, ए की डायरेक्शन आपको दे रखी है इधर ईस्टवर्ड, ठीक है, ए की डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, ईस्टवर्ड से नॉर्थवर्ड आपने फिंगर घुमाई, मतलब आपने इधर से इधर फिंगर घुमाई ऐसे करके, तो ऊपर की तरफ पॉइंटेड आया। तो अब आप क्या बोलोगे, 4 डायरेक्शन ये होगी, टोटल 6 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं नहीं होती, 4 तो ये होगी साइड्स, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो यहाँ से अगर आपने ऐसे घुमाया तो आपका आंसर किधर आया, अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपवर्ड्स, ए क्रॉस बी इज अपवर्ड्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आखिरी चीज़ बची है इस चैप्टर के अंदर, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होता है, ठीक है, आप समझना ज़रा बात को। मान लिया मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया ऐसे, तो अब ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, मान लिया मैंने इसे कंप्लीट कर ही दिया, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी नहीं, पी क्यू आर रखते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है, तो इस बेसिक फॉर्मूला को लेके चलते हैं अपने, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू साइड, हाफ इंटू बेस कितना है पी क्यू, मैं बेस पी क्यू को ले रहा हूँ, तो हाइट मेरी क्या होनी चाहिए, अगर मैं आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने, मान लिया एन, तो इंटू आर एन, ठीक है। और मुझे कीवन क्या क्या है, मुझे 2 चीज़ें पहले से पता थी कि ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, एंड ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, ये दोनों बातें मुझे पता थी, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे कंपोनेंट लेने तो आते ही हैं, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि पी आर का लेंथ कितना होगा, तो पी आर का लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो साइड आर एन आया, आर एन जो साइड आई, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा आर एन साइन, सॉरी नॉट आर एन साइन, इसका लेंथ हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, नीचे बना देता हूँ एक बार, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो ज़रा, ये आर है, ये एन है, और ये पी है, ये वाला एंगल थीटा है, ये मॉड बी है, तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आर एन का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से हाफ
और पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू का लेंथ, यहाँ से पी क्यू का लेंथ मॉड ए हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू का लेंथ तो मॉड ए हो जाएगा, तो यहाँ पे डाला इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये क्या होता है, ये तो होता है ए क्रॉस बी का मॉड। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हाफ ए क्रॉस बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हाफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी represents area of a triangle with adjacent sides being a vector and b vector, ठीक है। ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, यहीं पे इस ट्राइंगल की बजाय एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता, ऐसे सोचना, ऊपर फिगर में देखना, यदि मैं एक पैरेललोग्राम कर देता कंप्लीट और इस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने एस रख दिया, तो अब आप यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो एरिया जो मैंने निकाला है ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट बना रहा हूँ कि अगर मुझे कौन सा पेन लिया जाए, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, या वैसे तो पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, पी क्यू एस आर। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, वो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, हाफ नहीं होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस का काम यहाँ कौन कर रहा है, बेस का काम यहाँ कर रहा है पी क्यू, और हाइट का काम कर रहा है यहाँ पे आर एन। तो आप देखें कि पी क्यू और आर एन बिल्कुल सेम वही हैं जो ट्राइंगल में आए थे, लेकिन बस हाफ नहीं आया। तो ओवरऑल जब आप फाइनली कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आया कि ए क्रॉस बी वेक्टर, तो खाली ए क्रॉस बी बोलूँ तो वो किसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट हो गया कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम with adjacent sides being a vector and b vector, ठीक है। अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर पता हैं तो उसका एरिया डायरेक्टली हम ए क्रॉस बी से दे सकते हैं, और उस किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर पता है तो उसका एरिया हाफ ए क्रॉस बी से दे सकते हैं, इस तरीके से। ये इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक आध सवाल हम पहले देख ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैं इसके ऊपर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लिया मेरे को दिया हुआ है कि ये एक ट्राइंगल ए बी है, ए बी सी है, एक ट्राइंगल ए बी सी है। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया गया, मान लिया 1,0,2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया 2,1,-1 दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया 1, 0, 7 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अब आपको क्या चाहिए, आपको पूछा गया फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मैं इसकी साइड्स के अलॉन्ग दो वेक्टर्स पता कर लूँ, ठीक है, तो साइड्स के अलॉन्ग दो वेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर मैं एक वेक्टर को बोलूँ ए बी वेक्टर,
क्रॉस दूसरे वेक्टर को बोलूँ AC वेक्टर, अगर मैं ये दोनों वेक्टर पता कर लूँ, यानी मैं कौन से वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो, एक सेकेंड, ये जो AB वेक्टर है और ये जो AC वेक्टर है, अगर मैं ये दो वेक्टर पता कर लूँ तो ये साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स हैं, तो इनका AB क्रॉस AC करके उनका मॉड निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरी लड़ाई क्या रहेगी, सिर्फ AB वेक्टर पता करना। तो AB वेक्टर कितना हो गया, AB वेक्टर होगा B के कंपोनेंट्स, ठीक है, माइनस, है ना, B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, तो करस्पॉन्डिंग में से पहले 2 में से 1 घटाया तो आएगा 2 - 1 यानी 1 i कैप, फिर 1 में से 0 घटाया तो फिर से आएगा 1 j कैप, फिर -1 में से +2 घटाओगे तो -3 j कैप k कैप, ये इस तरीके से आ गया। फिर मैं AC वेक्टर निकालता हूँ, तो AC वेक्टर आएगा मेरे पास 0 i कैप प्लस 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स घटा दिए मैंने, तो मेरे पास सीधा सीधा ये 5 k कैप आ गया। तो अब मेरे को आंसर चाहिए हाफ। ठीक है, कलर चेंज करते हैं वापस से, तो मेरे पास क्या आया, इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ AB। AB कितना है, I प्लस J -3K। ठीक है, इसका क्रॉस लेना है किसके साथ, 5K कैप के साथ। तो अब यहाँ पे वो वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए अपने को क्रॉस करने का जो मैंने शॉर्टकट बताया था, लेकिन उससे भी आसान मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ K कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो K कैप के साथ करना है तो K कैप को तो सीधा सीधा एक एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, पहले इसके साथ, फिर J कैप के साथ, फिर K कैप के साथ। तो मेरे पास आएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ, मॉडुलस को भी रहने दो, मॉडुलस नहीं हटाना, 5 K कैप का I कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5, देखना ऑर्डर नहीं बदलना, K क्रॉस I मत कर देना, I पहले है तो पहले I आएगा। ठीक है, फिर प्लस, फिर 5 टाइम्स J क्रॉस K। ठीक है, ऑर्डर नहीं बदलना, जो पहले है वो पहले ही आएगा, J पहले है तो J आएगा, फिर -15 K क्रॉस K। तो K क्रॉस K तो पक्का जीरो ही होता है, आपको बताया गया था, खुद के साथ कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट लो जीरो आता है। तो ये शॉर्टकट हो गया यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि मुझे पता है I क्रॉस K साइक्लिक ऑर्डर का रिवर्स है, K क्रॉस I होता है सही ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर में, तो ये माइनस J कैप हो जाएगा, तो -5 J कैप हो गया ये। फिर J क्रॉस K सही ऑर्डर में है तो ये I कैप हो जाएगा, तो +5 I कैप। फिर अगला है K क्रॉस K, ये तो जीरो हो गया तो +0। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो, 5 i कैप प्लस 5 j कैप का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ रूट ऑफ 5² + 5², तो √50 आ गया, तो आ जाएगा √50/2, यानी कि 5√2/2। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, एरिया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको तरीका समझ में आ गया किस तरीके से अगर आपको एरिया निकालना हो तो इस वाले क्रॉस प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है एज एडजेसेंट साइड्स। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया, ये पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा सीधा सीधा। तो पहले तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, ए के कंपोनेंट लिखो, पहले ए का कंपोनेंट है 4 2 0 4, बी के कंपोनेंट लिखो 3 -2 0 3। ठीक है, ये तो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, फिर यहाँ पे ए क्रॉस बी आएगा। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालने के लिए आई कैप यहाँ से आएगा, वो तो आ जाएगा 0 - 0 आई कैप प्लस। ठीक है, फिर 0 - 0 जे कैप। ठीक है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस फिर के कैप में आएगा, के कैप में आएगा आपके पास -8 -3 × 2 6 -6 के कैप। तो आपका आंसर आया सीधा सीधा -14 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ -14 के कैप कितना हो जाएगा, 14 ही आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 14 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ वेक्टर्स अलोंग टू ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर दिस। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करें, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, खुद से ट्राई करें। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है, आप स्क्रीन को देखें मैंने क्या लिखा है। कुछ क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं, उनको आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, फिर जब आप एक बार ट्राई मार लेंगे तो फिर मैं वो उस पर एक और नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें अपना वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो डाउनलोड करने के लिए PDF फॉर्मेट में आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढूंढें नीचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट पूरी PDF मेरे एनोटेशंस के साथ जो मैंने लिखा है उसके ऊपर वो सारा एज इट इज़ लिखा हुआ, और क्वेश्चंस, सॉल्व्ड क्वेश्चन, और जो थ्योरी नोट्स मैंने लिखा है, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारा एज इट इज़ आपको नोट्स की फॉर्म में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। तो वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको अपने नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर उससे अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, तो वो फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैं आगे के क्वेश्चंस के लिए स्लाइड्स नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आप ये क्वेश्चंस यहाँ पे स्लाइड को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करें यहाँ पे और ये क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये पूरे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट सारे अच्छे सवाल हैं, अगर ये कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ इनका आप सारे शुरू से प्रैक्टिस करना शुरू करें, फर्स्ट से लेके 14 तक सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, इन सब के सोल्यूशन और आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इनको सॉल्व करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे मेरे फर्दर वीडियोस। जैसे ही अपलोड करूँगा तो आपको बेल आइकन दबाया होगा तो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि नए वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई चीज़ आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ नहीं बताएगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना मत भूलें। बहुत ज़रूरी है कमेंट करना, मेरे को पता चलेगा, रिव्यूज़ पता चलेंगे, कोई चीज़ आपको लगेगी कि और ऐड करनी चाहिए इसमें तो डेफिनेटली मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दिया जा सकता है। सो प्लीज़ गो फॉर कमेंट्स। ठीक है, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।